हेलो एवरीवन। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर आज 12 सितंबर जो सेकेंड शिफ्ट में आपके जो मेमोरी बेस्ड या आपके पीवाईक्यू से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो सारे के सारे होते हैं वो पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर शिफ्ट का पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 जनगणना में महिला और पुरुष साक्षरता दर में अंतर कितना था। देखिए यहाँ पर बात करें तो यह तो आपको 16 और 17% आप समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आपको ऑप्शन दिया होगा तो वो 16.68% दिया होगा, जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि ये पहले भी 2 से 3-4 बार पूछा जा चुका है, 2 से 3-4 बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो यही ऑप्शन आपका होता है 16.68%। क्योंकि यहाँ पर बात करें पुरुष साक्षरता की, अगर ओवरऑल केवल पुरुष साक्षरता पूछेगा तो 85.14 और यहाँ पर 65 कुछ आपके 5-6 के करीब भी होती है महिला साक्षरता दर होती है। यानी पुरुष साक्षरता दर अगर केवल पूछे तो 85.14 और 65 कुछ आपकी जो होती है महिला साक्षरता होती है। और इनका अंतर यहाँ पर पूछा गया था, तो 16 से 17 के रेंज में आपको ऑप्शन दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था। ओवरऑल की बात करें कि भारत की जो कुल आपकी जो कहीं ना कहीं जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, तो वो आपको 74% के अप्रॉक्स दिया जाता है, यानी 74% थी ओवरऑल। इसके बाद पूछते हैं जब देश आज़ाद हुआ था तब कितनी थी, यानी कि 1951 की वहाँ पर पूछी जाती है। एक्चुअली बात ये है कि जब आपसे ये पूछे कि देश की आज़ादी के समय कितनी थी, अगर आपको ऑप्शन में दे दे तो 18% मोस्टली ऑप्शन होता है, लेकिन कहीं कहीं ये क्वेश्चन कई बार चेंज भी 1-2 बार देखने को मिला। ये पूछते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब साक्षरता दर कितनी थी भारत की। और अगर आपको ऑप्शन में 12% दिया हो तो आपको लगाना है, क्योंकि 12% आपकी साक्षरता तब थी जब देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 1951 में यानी कि 1951 में जब जनगणना करी गई तब 18% हो गई थी। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिल जाता है, जो मुझसे भी गलती एक बार हो चुकी है इससे रिलेटेड। चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी हुई थी। मैंने देखे ऑलरेडी आपको सारे जो स्थापित किए गए समाज थे उनके बारे में मैंने बताया हुआ था। तो ये था 1875 का, जिसको हम बोलते हैं आर्य समाज। आर्य समाज जो है 1875 का, इसकी जो स्थापना है वो करी हुई थी दयानंद सरस्वती ने। इसकी अगर आपसे जगह पूछे कहाँ पर करी, तो ये आपके बॉम्बे में करी गई थी, ये चीज़ याद रखना है। 1828 में आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, इसको भी आपको याद रखना है। यानी कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो कब हुई थी, जाकर के आपके 1828 में। तो इसको भी याद रखना है ब्रह्म समाज को। और ये कहाँ पर हुआ था, ये बंगाल में हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। 1867 यानी 1867 याद रखना है, इसमें आपकी प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी और वो आत्माराम पांडुरंगा ने करी हुई थी। इन एक और आपका बचता है जिसको आपको याद ही रखना है, 1873 को आपको याद रखना है, और यह है आपका सत्य शोधक समाज। और सत्य शोधक समाज आपको पता है इसकी जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले ने करी हुई थी, और ज्योतिबा फुले ने एक बुक भी लिखी हुई है जिस बुक का नाम है गुलामगिरी। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं बताया 2 में से जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है। और ये तीसरा क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। देखिए पीवाईक्यू से निपटने के लिए मैंने इस बार 2024 के जो पेपर हुए हैं, सीजीए आपका सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, उनकी मैंने ई बुक तैयार की हुई है। उसका कुछ नॉमिनल प्राइस रखा है, आपको शाम को टेलीग्राम में हम लोग बता देंगे कि क्या है, तो वो आप लोग पढ़ के जाएंगे तो आपके एसएससी के सारे एग्जाम में काम आने वाले नॉर्मल से उसका प्राइस है। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल वगैरह से जुड़ जाएं आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, क्योंकि देखिए हर दिन की आपको पीडीएफ भी हम आपको वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि गणगौर त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो गणगौर की मैं बात करूं तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर आपका गणगौर मनाया जाता है। गणगौर से और चीज़ याद रख लेना है कि ये एक तो धार्मिक त्यौहार है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि ये किसको समर्पित है, तो ये देवी गौरी को समर्पित है, यानी कि जो भगवान शिव की पत्नी गौरी थी उनको समर्पित है ये आपका गणगौर त्यौहार, ये चीज़ याद रखना है। और मांड संगीत यहाँ पर याद रखना है, जो कि अभी इस बार सीएचएसएल में पूछा गया कि राजस्थान के शाही दरबारों में जो आपका संगीत गाया जाता है वो कौन सा है, तो वो आपका मांड संगीत है। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि मांड संगीत आपका नया पूछा गया था, मुझे क्वेश्चन ठीक लगा तो मैंने आपको कराया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका एनेलिडा प्रजाति के क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो आपके एनेलिडा प्रजाति है उनका जो है इनमें से कौन रिलेटेड है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एक तो आपके होते हैं कशेरुकी जीव, आपको पता है एक कशेरुकी होते हैं और एक होते हैं अकशेरुकी। तो ये जो होते हैं अकशेरुकी की मैं बात करूं तो ये आपके आते हैं एनेलिडा समूह में। और एनेलिडा समूह में एक तो आपका जोंक आ जाता है, आपको याद रखना है, जोंक आ जाएगा, केंचुआ आपका आ जाएगा और रिंगवर्म आ जाएगा। तो इन्हीं में से कोई आपको जोंक या केंचुआ वगैरह दिया होगा, रिंगवर्म वगैरह, जो कि आपका एनेलिडा समूह से संबंधित है। और जोंक के बारे में कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि किस समूह से आती है या एनेलिडा समूह से कौन सा इनमें से आता है, तो जोंक ही कई बार दे देते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी कई बार का, तो ये चीज़ आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन टेबल टेनिस से रिलेटेड है। देखिए टेबल टेनिस की मैं बात करूं तो टेबल टेनिस में ऑप्शन आपको दिया हुआ था मनिका बत्रा। और मनिका बत्रा एक बार नहीं कई बार आपका, पहली चीज़ तो एमटीएस में पूछा जा चुका है, सीजीएल सीएचएसएल वगैरह में पूछा जाता है। तो जो मनिका बत्रा है नेम, ये आपका रिलेटेड है टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा के साथ में कुछ और नाम आप याद रख सकते हैं, जिसमें कि आपका अंकिता दास आपको याद रखना है, जो कि आपका पूछा जाता है। अंकिता दास का रिलेशन जो है वो भी टेबल टेनिस से है। और एक और दास से आप लोग याद रखेंगे, वो है मौमा दास। मौमा दास की बात करूं तो इनका भी रिलेशन जो है वो किससे है, आपका टेबल टेनिस से। अंकिता दास हो गया, मोहम्मद दास हो गया। एक नाम और आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, सैफ अली वर्मा। और सैफ अली वर्मा की मैं बात करूं तो सैफ अली वर्मा का जो रिलेशन है वो आपका है क्रिकेट से। और क्रिकेट से रिलेटेड कौन सी महिला क्रिकेटर है, श्रेयंका पाटिल पूछा जा चुका है आपका। बाकी स्मृति मंधाना और ये जो आप मिताली राज वगैरह तो आपका सबका पॉपुलर है। बाकी सैफ अली वर्मा हो गया, अंकिता रैना हो गया, है ना, और आपका श्रेयंका पाटिल हो गया। ये लोग न्यू हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर कितनी थी। देखिए वृद्धि दर की यहाँ पर बात करें, वृद्धि दर का मतलब होता है एक तो आपका लक्ष्य रखा जाता है, और लक्ष्य जो आपका रखा गया था वो आपका 4.4% का था, ये आपको याद रखना है। ये लक्ष्य आपका 4.4% का था। और प्राप्ति की मैं बात करूं तो 4.8% जो हुई थी वो प्राप्ति हुई थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपकी हेरोड डोमर मॉडल पर थी, 1951 से लेकर के 56 तक चली हुई थी। और अगर इस बारे में पूछे कि 5 ईयर प्लान जो है ये लिए किस देश से गए हैं, तो इनको रूस से लिया गया है। और रूस से हमारे फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको भी रूस से ही लिया गया, ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ एक क्वेश्चन आपका शांति निकेतन से देखने को मिला हुआ था। देखिए शांति निकेतन आपसे स्कूल टाइप पूछा गया था या विश्वविद्यालय। पहली चीज़ तो अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन में अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था। रिपीटेड क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये आपके कौन है, इन्होंने शांति निकेतन स्कूल की स्थापना करी हुई थी, वो भी 1909 में, यानी कि 1909 में शांति निकेतन जो है स्कूल की स्थापना करी हुई थी। और इसी के बाद इसको 1921 में क्या किया इन्होंने, आपका जो शांति निकेतन जो आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया था। तो अगर आपसे ये पूछे विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है ये क्या है, तो ये शांति निकेतन का ही फॉर्म था जो कि 1921 में बना हुआ था। लेकिन जो बेस है शांति निकेतन जो विश्व भारती का, वो 1909 में शांति निकेतन स्कूल खोला हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये चीज़ आपको याद रखनी। बाकी इसकी जो पहले नींव की बात करें तो इनके पिता ने 1860 में रखी हुई थी। इतना पीछे नहीं जाने वाले क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन एक्चुअली एसएससी सीजीएल में मान लीजिए सीएचएसएल में पिछले साल पूछा गया या 4 साल पहले पूछा गया, तो एज इट इज़ जो क्वेश्चन जब आएगा तो वैसा ही आएगा, ज़्यादा उसको चेंज नहीं किया जाता है। ये तो मैं खुद देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी। देखिए कबड्डी लीग की बात करें तो ये प्रो कबड्डी लीग यहाँ पर आई थिंक पूछा गया था। बाकी कुछ चेंज वगैरह है तो आप लोग बता देंगे। प्रो कबड्डी लीग की बात करूँ तो शुरुआत इसकी आपकी 2014 में हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी जाकर के, और अभी आपका 18 अक्टूबर से आपका जो है प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन खेला जाने वाला। अगर पूछे कि आगे कौन सा सीजन होगा तो 11वां सीजन होगा, जो कि अक्टूबर के मंथ में आपका होना है प्रो कबड्डी लीग का।
प्रो कबड्डी की अगर संघ की बात करें कि जो इसका कबड्डी संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी 1950 में हुई थी। क्योंकि कल आपका जो सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा था कि आपका हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1925 था। तो यहाँ पर कबड्डी का भी आपको याद रखना 1950, यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, एक आपका आशीर्वाद योजना से क्वेश्चन था कि आशीर्वाद योजना किससे रिलेटेड है। देखिए आशीर्वाद योजना की बात करूं तो एक आपका मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, यानी कि एक आपका मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है और एक आपका आशीर्वाद योजना है। बाल आशीर्वाद योजना में क्या है कि जो अनाथ बच्चे होते हैं, यानी कि जो अनाथ बच्चे होते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के, उनकी आर्थिक मदद करी जाती है पहले, उसके बाद में जो होता है उनको पढ़ने वगैरह के लिए स्कॉलरशिप वगैरह दे करके उन्हें सपोर्ट किया जाता है। केवल आपका आशीर्वाद योजना की बात करी जाए तो इसमें जो आपका दलित समाज हो गया या ईसाई समाज हो गया या मुस्लिम समाज हो गया, जो इसमें आपकी थोड़े कमज़ोर वर्ग से लोग आते हैं, उनकी जो बेटियां होती हैं, यानी कि वहाँ पर जो लड़कियां होती हैं, उनकी शादी के लिए क्या होता है, आर्थिक मदद करी जाती है। यानी कि उनकी शादी में जो होता है आर्थिक मदद करी जाती है आशीर्वाद योजना के तहत। तो इन्हीं में से कुछ आपको ऑप्शन में कुछ पूछा गया होगा, तो ये लोग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आई थिंक पृथ्वीराज रासो से पूछा गया था। पृथ्वीराज रासो की बात करें आपकी, तो ये आपका ये किसने लिखा हुआ है आई थिंक पूछा हुआ था, तो चंद बरदाई जो है इसका राइट आंसर था। चंद बरदाई ने जो है आपके पृथ्वीराज रासो लिखी हुई है और ये आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई कविता है, ये भी आपको याद रखना है। भाषा भी अगर आपसे पूछ ले तो इसको ब्रज भाषा में लिखा गया कविता है एक आपकी पृथ्वीराज रासो। और चंद बरदाई जो है इनके पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन करती है आपके पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान के जो है बचपन के ही मित्र जो रहे हुए थे वो आपके चंद बरदाई थे, बाद में कवि इनके ही बने, तो उन्होंने लिखी हुई है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह करिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एज इट इज़ जो है आपको एक्सपेक्टेड कुछ कराता रहूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। बाकी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, जिनके लिंक जो हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए गए। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।